आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत देखेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और जिसके अंतर्गत हम वंशानुक्रम एवं वातावरण टॉपिक को कवर करेंगे कि हमारे बाल विकास को वंशानुक्रम कितना प्रभावित करता है और वातावरण कितना प्रभावित करता है। जिसके अंतर्गत हम वंशानुक्रम टॉपिक को सबसे पहले कवर करेंगे कि हमारे बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। साइकोलॉजी सभी टीचिंग एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, क्योंकि किसी भी राज्य का टेट हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, सुपर टेट हो, वीटीसी हो, सी टेट हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सभी में बाल मनोविज्ञान आती है। तो समझेंगे कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि वंशानुक्रम को जीरो लेवल से समझाएंगे और आपको एक एक बिंदु क्लियर भी होते चलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। तो वंशानुक्रम की प्रक्रिया में समझेंगे हम कि पुरुष व स्त्री के प्रत्येक कोष में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि स्त्री व पुरुष के प्रत्येक कोष में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं या 46 गुणसूत्र होते हैं, ये बात आप जानते भी होंगे। उसके बाद देखेंगे हम कि 22 जोड़ों का स्त्री पुरुष में समान आकार रहता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि स्त्री पुरुष के गुणसूत्रों में कितने जोड़ों का आकार समान रहता है। तो 22 जोड़ों का आकार समान रहता है, जिसे आत्म गुणसूत्र कहते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि 22 जोड़ों का आकार समान रहता है और जिन्हें आत्म गुणसूत्र कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम कि 23वां जोड़ा अलग होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा जोड़ा अलग होता है। तो 23वां जोड़ा अलग होता है। और यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्त्री पुरुष के लिंग निर्धारण का किस गुण के द्वारा पता चलता है। तो 23वें जोड़े के द्वारा लिंग निर्धारण का पता चलता है, क्योंकि 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है और इसी से लिंग निर्धारण होता है। उसके बाद देखेंगे हम कि पुरुष में XY क्रोमोसोम और महिला में XX क्रोमोसोम होते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि पुरुष में कैसा क्रोमोसोम होता है। तो पुरुष में XY क्रोमोसोम होता है और महिला में XX क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद देखेंगे हम कि लड़का पैदा होने के लिए XY तथा लड़की के लिए XX क्रोमोसोम का संयोग होना चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लड़के की उत्पत्ति के लिए कैसा क्रोमोसोम होना चाहिए। तो XY क्रोमोसोम होना चाहिए, यानी कि जो मेल के लिए है वो XY है और फीमेल के लिए XX है। और अगर ये क्वेश्चन बनता है कि लड़का या लड़की की उत्पत्ति के लिए कौन उत्तरदायी है, माता या पिता, तो इसके लिए पिता उत्तरदायी है, क्योंकि माता या स्त्री के पास XX ही क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन पुरुष के पास XY क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि माता तो X ही क्रोमोसोम प्रदान करती है, लेकिन जो पिता होता है अगर वो X क्रोमोसोम प्रदान करेगा तो लड़की का जन्म होगा, अगर पिता ने Y क्रोमोसोम प्रदान किया तो लड़के का जन्म होगा। इसलिए लड़का होगा या लड़की होगा, इसका उत्तरदायित्व पिता पे होता है कि पिता ने किस प्रकार का क्रोमोसोम प्रदान किया है। उसके बाद हम देखेंगे कि वंशानुक्रम का सही क्रम क्या है। तो वंशानुक्रम का सही क्रम अंडाणु, उसके बाद शुक्राणु, फिर युग्मनज और प्लास्टोसिस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता रहता है और इसका क्रम पूछा जाता है। 4 विकल्प दिए होते हैं और इनको सेट करना पड़ता है कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। तो इसको आप सिंपल ट्रिक से एक याद भी कर सकते हैं ABCD से, कि A से Z में सबसे पहले कौन आता है। तो सबसे पहले A आता है, तो A को आप अंडाणु से जोड़ के समझेंगे। और A के बाद फिर क्या आएगा, S और Y में पहले कौन आएगा। तो S और Y में पहले S आएगा, तो S से आप शुक्राणु को जोड़ेंगे, फिर Y युग्मनज हो गया और लास्ट में प्लास्टोसिस्ट में पा आधा है, इसलिए आप प्लास्टोसिस्ट को आधे वाले अक्षर को लास्ट में रखेंगे। यानी कि जो पूरे अक्षर हैं 3, आप उनको A से Z तक में कंपेयर करेंगे और जो पहले आएगा उसको आप पहले रखेंगे। यानी कि A से अंडाणु, B से, और उसके बाद S से शुक्राणु और Y से युग्मनज। तो इसको आप याद रखेंगे कि जो ABCD में पहले आया आप उसको पहले रखेंगे और लास्ट में वो आधा वाला प्लास्टोसिस्ट रख देंगे। इससे आप ये भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये क्रम बहुत बार पूछा जा चुका है।
इसलिए आप इसको याद रखेंगे क्योंकि ये टीचिंग एग्जाम में पूछा भी जाता है। उसके बाद हम परिभाषाएं देख लेंगे और एक और साइंस का ही क्वेश्चन है, वो भी बता दें कि माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग ना हो पाने से एक रोग हो जाता है होने वाली संतान को, उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। तो ये क्वेश्चन भी आता है, साइंस में ही आता है फिलहाल, कि डाउन सिंड्रोम कैसे होता है। तो ये माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग ना हो पाने से ये होने वाली संतान में ये रोग हो जाता है। उसके बाद परिभाषाएं देखेंगे हम। तो पहली परिभाषा वुडवर्थ महोदय की है। वुडवर्थ ने बताया कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन को प्रारंभ करते समय, जन्म के समय ही नहीं बल्कि जन्म के लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थीं। तो वुडवर्थ महोदय ने बताया कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो एक बालक को जन्म के बाद ही नहीं प्राप्त होती, यानी कि जब वो गर्भ में होता है और तभी से उसके अंदर वंशानुक्रम प्रभावित होने लगता है। यानी कि बालक जन्म भी नहीं लेता है, उससे पहले ही 9 माह पूर्व, यानी कि जब वो गर्भ में होता है तो तभी से उसके ऊपर वंशानुक्रम का प्रभाव शुरू हो जाता है। ये वुडवर्थ महोदय ने बताया है और यह इम्पोर्टेंट डिफिनेशन भी है। उसके बाद हम बी.एन. झा की देखेंगे डिफिनेशन। इन्होंने बताया कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। बी.एन. झा भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है, यानी कि जो वंशानुक्रम होता है वो जो एक व्यक्ति में जो जन्मजात विशेषताएं होती हैं जो उसने अपने माता पिता से प्राप्त की हैं या अपने पूर्वजों से प्राप्त की हैं, वो उन विशेषताओं का योग ही वंशानुक्रम कहलाता है। जैसे कि कोई संगीतकार है और उसका बेटा भी संगीतकार, जैसे आदित्य नारायण संगीतकार थे और उनका बेटा उदित नारायण वो भी संगीतकार है, तो इसी को आप वंशानुक्रम कहेंगे। यानी कि जो विशेषताएं आपके पिता में थीं या पूर्वजों में थीं वो आपके अंदर भी हैं, तो उन्हीं विशेषताओं के योग को ही वंशानुक्रम कहा जाता है। ये बी.एन. झा ने बताया। उसके बाद जेम्स ड्रेवर की परिभाषा देखेंगे कि माता पिता के शारीरिक मानसिक गुणों का हस्तांतरण वंशानुक्रम है। तो जेम्स ड्रेवर ने बताया कि माता पिता के जो शारीरिक और मानसिक यानी कि फिजिकल और मेंटली जो भी गुण हैं वो एक बालक में हस्तांतरित होना या उनका ट्रांसफ़र होना वंशानुक्रम कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे, उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर वो भी क्रिकेट खेल रहा है। तो यही सब चीज़ें कहा गया कि माता पिता के जो शारीरिक या मानसिक जो भी गुण हैं वो किसी बच्चे में हस्तांतरण होना या ट्रांसफ़र होना, उसी को वंशानुक्रम कहते हैं। ये जेम्स ड्रेवर ने बताया है। उसके बाद देखेंगे हम वंशानुक्रम के नियम कि वंशानुक्रम के क्या क्या नियम हैं। तो सबसे पहला नियम जो है वो बीज कोषों के मूल बीजाणु की निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि अगर बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत पूछा जाता है और इसके प्रतिपादक पूछे जाते हैं तो बीजमैन, या मूल बीजाणु की निरंतरता का सिद्धांत पूछा जाता है और इसके प्रतिपादक पूछे जाते हैं तो ये भी बीजमैन ही हैं। यानी कि बीज कोषों की निरंतरता के सिद्धांत को ही मूल बीजाणु की निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। और बीजमैन ने बताया कि बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है जो अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होता है, अर्थात यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और कभी नष्ट नहीं होता है। तो बीजमैन ने बताया कि बीज कोष बालक को अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से मिलता है और ये कभी नष्ट नहीं होता, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जैसे कि आपको माता पिता ने आपको बीज कोष प्रदान किए, आप अपने बच्चों को प्रदान करेंगे, वो अपने बच्चों को प्रदान करेंगे। यानी कि जो ये पूर्वजों से चलता आ रहा क्रम है ये लगातार चलता रहता है और ये कभी नष्ट नहीं होता, यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसी को बीजमैन ने बताया है। और पूछ भी लिया जाता है कि बीज कोषों या मूल बीजाणु की निरंतरता का सिद्धांत किस चीज़ के लिए है, तो ये वंशानुक्रम के लिए है। किसने दिया है, तो ये बीजमैन ने दिया है। उसके बाद हम देखेंगे अर्जित गुणों का सिद्धांत। अर्जित गुणों का सिद्धांत लैमार्क महोदय ने दिया है। तो क्वेश्चन बनता है कि अर्जित गुणों का सिद्धांत किसका है, तो ये लैमार्क का है। तो अर्जित ने बताया, अर्जित गुणों के अंतर्गत बताया जाता है कि माता पिता द्वारा जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त होते हैं क्योंकि इन गुणों का प्रभाव जन्म द्रव्य पर पड़ता है।
तो लैमार्क महोदय ने बताया कि जैसे कोई ऐसा गुण जो माता पिता में अपने पूर्वजों से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने इसको वातावरण के द्वारा अर्जित किया है। जैसे कि उन्होंने जिराफ पे यह किया था संशोधन, तो उसमें उन्होंने पाया कि पहले जो जिराफ होते थे उनकी गर्दन ऊंची नहीं होती थी, लेकिन जिराफ ने जब पेड़ पौधों में पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन उठा के वो खाने लगे और बहुत ज़्यादा गर्दन उठाते थे, तो उनकी गर्दन ऑटोमेटिक फिर वो ऊंची होने लगी। और जब बाद में फिर उनसे जो आगे का वंश हुआ, जो उनके बच्चे हुए, तो उनकी ऑटोमेटिक जो है जिराफ की गर्दन ऊंची हुई, यानी कि वो ऑटोमेटिक बाद में ऊंचे जिराफ होने लगे। तो यही अर्जित गुणों के सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि जो चीज़ें माता पिता को पूर्वजों से अपने प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन अगर वो उन्हें अर्जित कर लेते हैं तो बाद में उनके बच्चों में वो चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। यानी कि जो चीज़ वो अर्जित करते हैं वो भी उनके बच्चों में बाद में, यानी कि वो भी उनमें सम्मिलित हो जाती हैं और फिर वो चलता रहता है। इसी को अर्जित गुणों का सिद्धांत कहते हैं कि अगर माता पिता को पूर्वजों से कोई चीज़ नहीं प्राप्त हुई है, जैसे जिराफ वाला ही उदाहरण कि पहले उनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन बाद में जब जिराफ ने गर्दन उठाई तो उनकी लंबी हो गई, और फिर उनके जो बाद में जो वंशज हुए सभी की गर्दन लंबी होती हैं। ठीक उसी प्रकार से जो माता पिता वातावरण से अर्जित करते हैं और बाद में उनके जो बालकों में भी वही गुण होता है, इसी को अर्जित गुणों का सिद्धांत कहते हैं। ये भी वंशानुक्रम के अंतर्गत आएगा। उसके बाद डार्विन का सिद्धांत देखेंगे। डार्विन का सिद्धांत है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि इस सिद्धांत में इन्होंने प्राणी को निरंतर बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करने पर बल दिया। इन्होंने बताया कि प्राणी को जिंदा रहने के लिए या जीवित रहने के लिए लगातार कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, यानी कि परिवर्तन लाते रहना चाहिए, और जो इसमें सरवाइव कर जाएगा वही निकल पाएगा। तो ये डार्विन का सिद्धांत वंशानुक्रम के लिए था। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि डार्विन का सिद्धांत किस लिए है, तो ये वंशानुक्रम के लिए है। उसके बाद देखेंगे हम जैव सांख्यिकी का सिद्धांत। तो जैव सांख्यिकी का सिद्धांत गाल्टन महोदय ने दिया है। इसके आप सिर्फ सिद्धांत और प्रतिपादक के नाम ही याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है, तो आप इनके नाम और प्रतिपादक याद कर लेंगे। तो जैव सांख्यिकी के सिद्धांत में बताया गया कि बालक में गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से ना होकर पूर्वजों से भी होता है। तो जैव सांख्यिकी के में बताया गया, और गाल्टन महोदय ने बताया कि जो एक बालक में जो गुण आते हैं वो सिर्फ माता पिता के नहीं होते हैं, वो पूर्वजों के भी होते हैं। जैसे कि आपके माता पिता को अपने माता पिता से उन्हें मिले होंगे जो गुण, तो जो आप में जो गुण हस्तांतरित होते हैं वो आपके माता पिता के तो होते हैं, साथ में आपके पूर्वजों के भी हस्तांतरित होते हैं। यही गाल्टन महोदय ने बताया कि आपके माता पिता के गुण ही नहीं, आपके पूर्वजों के गुण भी आपके अंदर हस्तांतरित होते हैं, और यही वंशानुक्रम है। और इसे प्रत्यागमन का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि जैव सांख्यिकी को प्रत्यागमन का सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद वर्ण संकर का सिद्धांत देखेंगे कि वर्ण संकर का सिद्धांत किसने दिया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। और इन्होंने बताया कि प्राणी या वस्तुएं अपने श्रेष्ठ मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं, यानी कि इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि कोई भी प्राणी हो वो श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होता है, और जो श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होता है वही उसके आने वाली पीढ़ियों पर प्रभाव पड़ता रहता है। इसी को वंशानुक्रम कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वातावरण, यानी कि वातावरण का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या क्या महत्वपूर्ण है, इस पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि वंशानुक्रम के बाद जो भी है वो वातावरण है, यानी कि जीन्स के अतिरिक्त जो कुछ भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है वो सब वातावरण से ही पड़ता है। और वातावरण का इतना रोल है कि एक बिल्कुल रियल कहानी है कि एवरोन जो कि था 1778 में उसका जन्म हुआ था, और उसको उसके घर वालों ने जंगल में छोड़ दिया होगा, या शायद जंगल में खो गया हो वो। तो वो बचपन से, यानी कि वो स्टार्टिंग से वहीं जंगल में जानवरों के बीच में रहा, इंसान था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसकी जो आवाज़ वॉइस थी वो जानवरों जैसी थी, यानी कि वो मनुष्य जैसे नहीं बोल पाया, वो जानवरों जैसा ही बोला। तो इसी को वातावरण कहते हैं कि वातावरण वंशानुक्रम से ज़्यादा प्रभावित रहता है, यानी कि वो मनुष्य जैसा मनुष्य था लेकिन मनुष्य जैसा नहीं बोल पाया, ना मनुष्य जैसी कोई उसके अंदर क्रियाएं थी। उसके अंदर जो वाणी थी, जो आवाज़ थी,
वो जानवरों जैसी थी, जो क्रियाएं थी वो भी जानवरों की जैसी थी, यानी कि वातावरण का इतना अधिक प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। तो समझेंगे वातावरण की पहली डेफिनेशन जो कि एनास्टेसी ने दी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जीन्स के अतिरिक्त जो कुछ भी व्यक्ति को प्रभावित करता है सब वातावरण है, यानी कि जीन्स के अतिरिक्त जो भी आपको प्रभावित करता है वो सब आपके वातावरण के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखेंगे कि वातावरण में वे समस्त बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया हो। ये वुडवर्थ महोदय ने डेफिनेशन दी है कि वातावरण के अंतर्गत वे सभी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको जीवन प्रारंभ करने के बाद से प्राप्त होती है, यानी कि जब आपका जन्म हुआ उसके बाद से जो भी क्रियाएं होती हैं या जो भी आप अर्जित करते हैं वो सब वातावरण के अंतर्गत आती हैं, यानी कि जन्म के बाद आपको जो कुछ भी प्रभावित करता है वो सब वातावरण के अंतर्गत आता है। उसके बाद वुडवर्थ महोदय की कथन देखेंगे हम। वुडवर्थ महोदय ने बताया कि व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल है। वुडवर्थ महोदय की एक और डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, कि व्यक्ति जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का गुणनफल है, यानी कि व्यक्ति को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है और वातावरण भी प्रभावित करता है। और देखा जाए तो वंशानुक्रम से ज़्यादा आपको वातावरण प्रभावित करता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर आपके पिता IAS ऑफिसर हैं तो आप भी IAS बने, तो आपके ऊपर वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे, इसकी परिभाषाएं देख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि बालक पर वातावरण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो नंबर 1, शारीरिक अंतर पर प्रभाव। तो वातावरण का शारीरिक अंतर पर प्रभाव कैसे पड़ता है? जैसे एक ही माता पिता के जन्मे 2 बालक, यानी कि जो भाई भाई हैं, दोनों के शरीर में, रंग रूप में, बनावट में काफ़ी अंतर होता है, आपने देखा भी होगा। तो ये सब वातावरण से होता है। अगर वातावरण का ना फर्क पड़े तो वो तो एक ही वंशज के, यानी कि एक ही माता पिता के संतान हैं, तो वो सेम हों, एक जैसे हों, लेकिन एक जैसे नहीं होते हैं, यानी कि उन पर वातावरण का इतना प्रभाव पड़ता है कि आपने देखा होगा कि एक ही माता पिता के 2 बालक हैं, भाई भाई हैं, एक की हाइट कम है, एक की हाइट ज़्यादा है। तो ये वातावरण का प्रभाव है कि जिसकी हाइट ज़्यादा है उसने वातावरण से अपनी हाइट अर्जित की है, यानी कि रनिंग से की हो, जिम से की हो, दौड़ भाग से की हो, यानी कि वातावरण से अपनी हाइट अर्जित की। तो शारीरिक रूप से भी वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि एक ही माता पिता के जन्म में जब 2 बालक एक जैसे नहीं हो सकते तो और अलग और व्यक्ति जो हों वो एक कैसे हो सकते। उसके बाद देखेंगे कि मानसिक विकास पर प्रभाव, और वातावरण का मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है कि आपकी कैसी मेंटालिटी है, आपकी कैसी सोच है और आपका किस प्रकार से मानसिक विकास हो रहा है। जैसे एक ही माता पिता के 2 संतान देखा होगा कि एक IAS ऑफिसर है और एक खेती कर रहा है, तो दोनों लोग क्यों नहीं IAS ऑफिसर बने? तो इसका रीज़न है कि एक ने पढ़ाई की, एक ने वातावरण के द्वारा अपने गुणों को अर्जित किया, तभी तो वो IAS ऑफिसर बना, और एक वहीं का वहीं है। तो इसी को कहा जाता है कि वातावरण के द्वारा मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है कि किस प्रकार से आपको वातावरण मिल रहा है उसी प्रकार से आपका मानसिक विकास होगा। जैसे कि कोई पिता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, लेकिन उसका बेटा आपने देखा होगा कि बेवकूफ़ है वो, क्योंकि इसका वातावरण का प्रभाव पड़ता है कि वो कैसी संगत में रहा, किस वातावरण में रहा। या आपका बालक इंडिया में हुआ है, आप उसको अमेरिका में छोड़ाओ तो वो अमेरिकन बोलने लगेगा, वो इंग्लिश बोलने लगेगा, हिंदी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसको जो वातावरण मिलेगा, उसे जो कल्चर मिलेगा वो अंग्रेजी का मिलेगा। तो इसी को कहेंगे कि वंशानुक्रम से ज़्यादा आपको वातावरण प्रभावित करता है। उसके बाद देखेंगे हम प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, और वातावरण की प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी प्रभाव पड़ता है कि आप अपनी प्रजाति में कितने श्रेष्ठ हैं, इस पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है कि आपने वातावरण से कितना अधिक अर्जित किया है, आप उतने अधिक श्रेष्ठ हैं। उसके बाद देखेंगे बुद्धि पर प्रभाव, कि वातावरण का बुद्धि पर क्या प्रभाव होता है, कि वातावरण से आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग बदलती है। आपने देखा होगा कि एक ही माता पिता के 2 बालक हैं, दोनों भाई भाई हैं, एक देखा होगा आपने समाज के लिए अच्छे कार्य करता है, समाज को सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करता है, और दूसरा ही समाज का आपराधिक व्यक्ति है, चोरी करता है, लूटपाट करता है। तो ये बुद्धि, मेंटालिटी, सोच, थिंकिंग ये भी वातावरण से अर्जित होती है कि आपको कैसा वातावरण मिला, आपको कैसी संगत मिली, आपको कैसा कल्चर मिला, आप उसी के अनुरूप ढल जाते हैं। तो देखा जाए तो वंशानुक्रम से ज़्यादा आपको वातावरण प्रभावित करता है।
तो वंशानुक्रम एवं वातावरण जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनको हमने कवर कर लिया है, या जिनसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी बिंदुओं पे हमने चर्चा कर ली है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।